दूसरा चैप्टर अपन ने शुरू किया था मानव तक जंतु तक वाला। उसमें अपन ने बताए थे 4 प्रकार के ऊतक, जिसमें अपन ने नाम लिया था संयोजी, एक बताया था अपन ने पेशी, एक बताया था अपन ने उपकला ऊतक और एक बताया था अपन ने तंत्रिका ऊतक। ये 4 प्रकार के ऊतक बताए थे। और उसमें अपन ने संयोजी में शुरू किया था तरल संयोजी ऊतक रुधिर, उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। रुधिर का संगठन अपन ने बता दिया था। आज जो अपन बात करेंगे रुधिर के संगठन में अपन ने बात कर ली थी प्लाज्मा की, कि प्लाज्मा में जल, अकार्बनिक यानी खनिज लवण जिसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम, और फिर कार्बनिक पदार्थ जिसमें शर्करा, ब्लड शुगर अपन ने बताया, ग्लूकोज को, वसा, वसे अम्ल, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल के रूप में, और तीसरा बताया था अपन ने प्रोटीन, जो अपन ने बताया एल्ब्यूमिन, फाइब्रोनोजन और ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन में भी 3 बताए, अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन 3 बताए थे। अब अपन बात कर रहे हैं रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं, और ये रुधिर कणिकाएं जो है वो 3 प्रकार से है। पहला नाम आरबीसी, दूसरा नाम डब्ल्यूबीसी और तीसरा नाम प्लेटलेट्स। 3 प्रकार से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी रक्ताणु, डब्ल्यूबीसी श्वेताणु और ये बिंबाणु, ये नाम दिए जाते हैं। आरबीसी को बोला जाता है श्वेताणु, सॉरी, आरबीसी को बोला जाता है रक्ताणु, डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है श्वेताणु, और प्लेटलेट को बोला जाता है बिंबाणु। ये 3 नाम बोले जाते हैं। इन्हीं के जो लैटिन वर्ड हैं, आरबीसी को नाम दिया जाता है इरिथ्रियोसाइट। ये आरबीसी को नाम दिया जाता है इरिथ्रियोसाइट। डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। ये नाम देते हैं इसमें इरिथ्रियोसाइट। अब यहां देखो साइट, 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 ये जो साइट वर्ड है इसका मतलब होता है अणु, मॉलिक्यूल। इरिथ्रियो शब्द जो है उसका मतलब है लाल रंग, लाल रंग। ल्यूको शब्द का मतलब आता है भक्षण, और थ्रोम्बोप्लास्टिन ये क्लोटिंग कारक होता है प्लेटलेट के अंदर, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब देखो लाल रंग के अणु, साइट हो गया अणु, लाल रंग के अणु हो गए आरबीसी रक्ताणु, भक्षाणु, भक्षण करने वाले अणु हो गए डब्ल्यूबीसी, और थ्रोम्बोप्लास्टिन से भरे हुए हो गए अणु हो गए प्लेटलेट्स। तो ये इनके लैटिन वर्ड हैं, ये नाम भी आ जाते हैं, ध्यान रखना। अगर आरबीसी, जरूरी नहीं है आरबीसी लिखा हुआ है उसकी जगह इरिथ्रियोसाइट भी लिखा हुआ सकता है। जैसे अपने एसएससी जेईएम के एग्जाम में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, रुधिर में सबसे ज्यादा कौन सी रुधिर कणिकाएं या कोशिका पाई जाती हैं। अब वहां पर ये नाम नहीं थे, ये वाले नाम लिखे हुए थे, तो ध्यान रखना, ये भी कंफ्यूज कर देता है। तो आरबीसी इरिथ्रियोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट। अब इनके जो जनरल क्वेश्चन बन जाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट का निर्माण। आरबीसी का जो निर्माण होता है हमारे बॉडी में, वो अपन बता रहे हैं जंतुओं के शरीर में अस्थि मज्जा शब्द लिख रहा हूं मैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बोन मेरो। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, बोन मेरो, ये शब्द यूज करते हैं, ये ज्यादा प्रसिद्ध शब्द है। हीमोपोएसिस, एक शब्द लिख रहा हूं मैं, हीमोपोएसिस, और हीमोपोएसिस शब्द का मतलब है रक्त उत्पादन, रक्त उत्पादन, और खासतौर से रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं। ये जो हीमोपोएसिस क्रिया होती है ये किस में हो रही है, बोन मेरो में हो रही है, अस्थि मज्जा में हो रही है। सारी कोशिकाएं देखो इसी के अंदर बन रही हैं। हीमोपोएसिस रक्त उत्पादन हो गया। अब अगर आरबीसी उत्पादन बोलेंगे तो इरिथ्रियोपोएसिस, आरबीसी के लिए इरिथ्रियो शब्द यूज किया ना, तो इरिथ्रियोपोएसिस,
WBC का उत्पादन ल्यूकोपोएसिस, ये थ्रोम्बोपोएसिस, इस तरह से समझा जाता है। तो हीमोपोएसिस है रक्त उत्पादन क्रिया जो कि अस्थि मज्जा में होती है, बोन मेरो में होती है। ये बोन मेरो क्या है, हमारी जो हड्डियां होती हैं, बोन जो होती है, उनके मध्य भरा हुआ तरल मैट्रिक्स, सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं मसाला, और इसका हिंदी नाम होता है आधात्री। हड्डियों के मध्य भरा हुआ जो मैट्रिक्स होता है, इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको नाम दिया जाता है स्टेम सेल। तो अस्थि मज्जा में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं भाई? स्टेम सेल्स पाई जाती हैं, स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये ऐसी कोशिकाएं हैं, स्टेम सेल्स ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनसे जो अलग अलग डिफरेंट प्रकार की कोशिकाओं में रूपांतरित हो सकती हैं। तो स्टेम सेल्स अस्थि मज्जा में मौजूद है। अस्थि मज्जा किसमें मौजूद है? हड्डियों के मध्य भरा हुआ मैट्रिक्स, और इसके द्वारा रुधिर का उत्पादन होता है। तो सभी प्रकार की रुधिर की कोशिकाएं इसी में बनती हैं, अस्थि मज्जा में बनती है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, भ्रूण अवस्था में रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? या सीधा सीधा जनरली आरबीसी का एक पूछते हैं, क्योंकि मैन रुधिर में अपने आरबीसी कोशिकाएं मैन होती हैं, कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का उत्पादन कहाँ होता है? तब नाम आता है मेनली लीवर और कुछ मात्रा में स्प्लीन। ये अपन बोलते हैं यकृत ग्रंथि, और ये बोला जाता है प्लीहा, ये बोला जाता है प्लीहा। तो ये जो अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा भ्रूणावस्था में आरबीसी का उत्पादन, तो आपको ये आंसर देना पड़ेगा यकृत ग्रंथि, प्लीहा ग्रंथि, इनके अंदर मेनली यकृत ग्रंथि में ये आ जाता है। अगला पॉइंट, ये तो हो गया भी निर्माण तीनों कोशिकाओं का। दूसरा जो अपन पॉइंट बता रहे हैं वो बता रहे हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की संख्या। आरबीसी की संख्या बताई जाती है 4.5 से 6 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर। अब मैंने लिखा है, देखो घन मिलीमीटर है mm क्यूब, और ये हो गया आयतन। mm क्यूब क्या हो गया? आयतन हो गया। एक घन मिलीमीटर आयतन में 4.5 से 6 मिलियन आरबीसी पाई जाती हैं, और 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो इसका मतलब ये होगी 45 से 60 लाख। डब्ल्यूबीसी की संख्या बताई जाती है 4000 से 11,000 प्रति घन mm, प्रति घन लीटर, ये बताई जाती है 4000 से 11,000। और प्लेटलेट की जो संख्या बताई जाती है वो बताई जाती है भाई 1.5 से 4.5 लाख प्रति घन mm। तो इनकी जो संख्या बताई जा रही है वो आयतन के अनुसार बताई जा रही है कि एक घन मिलीमीटर में कितनी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट मौजूद हैं। तो सबसे ज्यादा संख्या में कौन मौजूद है? आरबीसी, एक घन मिलीमीटर में 45 से 60 लाख। सबसे कम कौन मौजूद है भाई? डब्ल्यूबीसी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कंपटीशन में, मनुष्य के रुधिर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात बताओ। आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी, रुधिर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या है? तो एक घन मिलीमीटर के अनुसार देख लें। अब इसकी अधिकतम संख्या आती है 6.5 लाख तक या 6 मिलियन, यानी 6 मिलियन का मतलब हो गया 60 लाख, और ये अधिकतम अपन ले रहे हैं जैसे 11,000 या 10,000 के हिसाब से एवरेज कर लें तो अपन। अब ये अगर कैंसिल कर लेते हैं तो ये रेशियो लगभग आता है 600:1, राउंड फिगर के हिसाब से। तो अनुपात पूछ रहा है तो एक तरह से इनमें जो संख्या है उसी को तो रेशियो करना है। देखो, तो मनुष्य के रुधिर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या होता है? 600:1 होता है, ये बताया जाता है। उसके बाद में तो यहां पर अगर अपन नोट करें, 2 पॉइंट नोट किए, एक तो निर्माण और दूसरा संख्या। तीसरा पॉइंट जो बता रहा हूं मैं वो बता रहा हूं जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल बताया जाता है 120 दिन अधिकतम। ये जो संख्या लिखी जाती है वो अधिकतम वाली लिखी जाती है। देखो, जरूरी नहीं हमारी सभी आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। औसतन रूप से
70 से 120 दिन के अंदर अंदर आरबीसी का जीवन काल आता है, तो अधिकतम जीवन काल लिखा जाता है। डब्ल्यूबीसी का 3 से 5 दिन और प्लेटलेट का बताया जाता है 8 से 9 दिन। ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का जो जीवन काल बताया जाता है। आरबीसी का 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 3 से 5 दिन और प्लेटलेट का 8 से 9 दिन, ये जीवन काल बताया जाता है। अब सबसे ज्यादा संख्या, सबसे ज्यादा जीवन काल तो किसका है? आरबीसी का। सबसे कम संख्या, सबसे कम जीवन काल किसका है? डब्ल्यूबीसी का। नंबर 4, अगला जो पॉइंट मैं बताना जा रहा हूं, क्योंकि ये आरबीसी में मौजूद कोशिका है तो इनमें केंद्रक की स्थिति। आरबीसी और प्लेटलेट में केंद्रक है अब्सेंट, दोनों में केंद्रक अब्सेंट है। यहां केंद्रक बताते हैं अपन प्रेजेंट। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन अगर ऐसे पूछेगा नवजात आरबीसी, यानी अस्थि मज्जा में जो हमारे आरबीसी बन रही हैं, तो नई आरबीसी जो बनती है शुरू में, उनमें केंद्रक होता है। वयस्क आरबीसी में विकृतीकरण हो जाता है, केंद्र को डिजनरेट कर दिया जाता है कोशिका में से, तो वयस्क आरबीसी में अपने केंद्रक नहीं होता, नवजात आरबीसी में केंद्रक होता है। 5वां पॉइंट जो बता रहा हूं वो मैं बता रहा हूं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का आकार। आरबीसी का आकार बताया जाता है उभय अवतल, बाइकॉनकेव, दोनों सतह अवतल। तो अवतल सतह अपन ये बोलते हैं, उभय अवतल ये वाली देखो, इसी को अपन अवतल बोलते हैं, दोनों सतह अवतल। एक स्थिति ये भी आती है देखो, अब अगर इसमें देखें तो ये सतह तो अवतल है लेकिन ये समतल है, तो इसको समतल, समतल अवतल भी बोला जाता है। तो उभय अवतल का मतलब दोनों सतह अवतल, और उसी को अपन सामान्य रूप से अवतल बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का आकार होता है अमीबॉयड बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी का आकार होता है अमीबॉयड बोला जाता है, क्योंकि इसका जो आकार है ना वो अमीबा के समान एक कोशिकीय है, जो निश्चित आकार नहीं होता, इस प्रकार से होता है। और प्लेटलेट का जो आकार होता है वो होता है डिस्क नुमा, तस्तरी नुमा, डिस्क शेप, डिस्क शेप होता है प्लेटलेट का आकार, तस्तरी नुमा होता है। ये स्थिति होती है, जैसे ये प्लेटलेट हो गई, तस्तरी नुमा आकार, इस प्रकार से। ये तीनों कोशिकाओं का जो आकार सामान्य रूप से पाया जाता है। छठा, ये 5 पॉइंट मैंने देखो आपको बताए, एक तो निर्माण, दूसरा संख्या, तीसरा जीवन काल, चौथा केंद्रक और 5वां आकार। इसी से संबंधित 3 पॉइंट मैं आपको और बताने जा रहा हूं। ये जो अपन ने बताया, इसके बाद में 3 पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूं। और इन 3 पॉइंट में देखो, नंबर 6 पॉइंट बता रहा हूं मैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का कार्य। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो करता है ऑक्सीजन का परिवहन, मेनली ऑक्सीजन का परिवहन। डब्ल्यूबीसी का कार्य बताया जाता है प्रतिरक्षा तंत्र का विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता वो डेवलप की जाती है, उसको प्रतिरक्षा कहते हैं। इसका डेवलपमेंट डब्ल्यूबीसी के द्वारा, ये अपन पूरा प्रतिरक्षा तंत्र में पढ़ेंगे रोगों के साथ में। और प्लेटलेट का काम है रुधिर का थक्का बनाना, ब्लड क्लॉटिंग, ये प्लेटलेट का काम है, रुधिर का थक्का बनाना। जो ये पॉइंट पे अपन अलग से डिस्कस करेंगे। ये इन तीनों का कार्य जो अपन डिस्क्रिप्टिव लेंगे बाद में। 7वां पॉइंट बता रहा हूं मैं कि रुधिर में, ब्लड के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट की कमी, अलग अलग रोगों की स्थिति में आरबीसी की कमी, इसके लिए जो लैटिन वर्ड यूज किया जाएगा वो बोला जाता है इरिथ्रियोपेनिया। अब देखो मैंने यहां क्या शब्द लिखा है अभी, इरिथ्रियो, साथ में लिखा है पेनिया। इरिथ्रियो तो आरबीसी के लिए यूज करते हैं, पेनिया शब्द आता है कमी के लिए। डब्ल्यूबीसी की कमी के लिए लिखा जाता है ल्यूकोसाइटोपेनिया। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं अपन, उसकी कमी हो जाना, ल्यूकोसाइटोपेनिया। और प्लेटलेट की कमी को बोला जाता है
थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या थ्रोम्बोपेनिया भी बोल सकते हैं। कुल मिला के ध्यान रखना आपको पेनिया की कमी क्या बता रहा है भाई, पेनिया को। 8वां वो अपन लिखेंगे अधिकता, कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट की रुधिर में अधिकता, उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसके लिए शब्द यूज किया जाता है साइथेनिया। इरिथ्रियोपेनिया को एक शब्द यूज करते हैं कॉमन एनीमिया, जो मैं अलग से लिख दूंगा अधिकता। अधिकता के लिए अब देखो इरिथ्रियो तो आएगा ही, इरिथ्रियो जो शब्द अपन आरबीसी के लिए यूज करते हैं इरिथ्रियो, और अब अधिकता के लिए शब्द लग जाता है साइथेनिया। इरिथ्रियो शब्द लग जाता है साइथेनिया अधिकता के लिए। अब यहां पर ल्यूको और शब्द जुड़ जाएगा साइथेनिया। यहां पर थ्रोम्बो और शब्द जुड़ जाएगा साइथेनिया अधिकता के लिए। तो कमी के लिए शब्द जुड़ा पेनिया और अधिकता के लिए साइथेनिया, ये शब्द जैसे नाम लिया जाता है। ये लैटिन वर्ड है। आरबीसी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी या खून की कमी, इसके लिए अपन एक सीधा शब्द यूज करते हैं एनीमिया। क्या यूज किया जाता है भाई, एनीमिया। और ये अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे पीलिया होता है, पीलिया में भी खून आरबीसी की कमी हो जाती है। मलेरिया में भी आरबीसी का विघटन होता है, पीलिया हेपेटाइटिस में आरबीसी का विघटन होता है। इसके अलावा बॉडी में आयरन की कमी, पोषक तत्वों की कमी, क्योंकि आयरन और कोबाल्ट आरबीसी निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, इनकी कमी हो जाती है तो भी हमें एनीमिया से पीड़ित हो जाते हैं। और इसी में एक पॉइंट पढ़ा जाता है कि हमारी बॉडी में जब अपन भोजन लेते हैं तो खनिज तत्व जाते हैं, जैसे आयरन गया, आयरन का अवशोषण अपने आमाशय में होता है। अगर अपन भोजन करने के तुरंत बाद चाय का सेवन करते हैं तो अगर भोजन में आयरन गया है तो वो अवशोषित नहीं हो पाएगा। तो खाना खाने के बाद में हमें चाय पीने की आदत नहीं रखनी चाहिए। ये और एक आता है देखो डब्ल्यूबीसी की अधिकता। डब्ल्यूबीसी की अधिकता आनुवांशिक रोग बोलते हैं अपन ल्यूकेमिया, ये आनुवांशिक रोगों में आता है ल्यूकेमिया। मनुष्य के 22वें गुणसूत्र के विलोपन से ल्यूकेमिया की स्थिति हो जाती है, जिसमें डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, वो स्थिति आती है। तो ये दो कॉमन ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। यहां मैंने आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट तीनों जो रुधिर कणिकाएं हैं उनके बारे में बात की है, उनसे संबंधित जो कॉमन पॉइंट है वो अपन ने बताए हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट से रिलेटेड। अब देखो यहां आरबीसी में अपन पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है, फिर डब्ल्यूबीसी अलग अलग प्रकार की होती है उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे, और फिर प्लेटलेट जो काम करती है वो। आरबीसी प्लेटलेट का कोई प्रकार नहीं है, डब्ल्यूबीसी अलग अलग प्रकार से होती हैं, उनको अलग से पढ़ लेंगे। तो पहले अपन आरबीसी में ले रहे हैं, और आरबीसी में अपन पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन। खूब नाम सुना होगा आपने हीमोग्लोबिन, जो कि आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, उसके बारे में अपन बात करेंगे। हीमोग्लोबिन शॉर्ट में इसको HB से दर्शाते हैं, हीमोग्लोबिन को HB से। और जैसा इसके नाम से आ रहा है मैं इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूं, हिम प्लस ग्लोबिन। यहां हिम से मतलब है आयरन, और ग्लोबिन से नाम है प्रोटीन का। तो ध्यान रखना हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है जिसमें आयरन तत्व पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन के लिए पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, हीमोग्लोबिन है आरबीसी में उपस्थित श्वसन वर्णक। आरबीसी में उपस्थित श्वसन वर्णक ये बोला जाता है। इसको श्वसन वर्णक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि श्वसन का मतलब है एनर्जी प्रोडक्शन, जो हमारी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
होता है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए चाहिए ऑक्सीजन, उसको ले जाने का काम, फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले जाने का काम रुधिर में आरबीसी हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है। इसलिए बोला जाता है श्वसन वर्णक, वर्णक जो रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन का दूसरा पॉइंट, हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग, हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग बैंगनी होता है। हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग कैसा होता है अभी? बैंगनी होता है। लेकिन जब हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजनेशन हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन का संयोग, हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीनिजेशन कहलाता है। ऑक्सीनिजेशन कहलाता है। ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन पर जो ऑक्सीजन जुड़ती है वो ऑक्सीकरण नहीं बोलोगे, ऑक्सीनिजेशन, ऑक्सीनिजेशन कहलाता है। और इससे निर्मित जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग होता है चमकदार लाल। तो ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन का रंग लाल नहीं होता, ऑक्सी हीमोग्लोबिन चमकदार लाल रंग बोला जाता है। नंबर 4, चौथा पॉइंट जो बता रहा हूं, हीमोग्लोबिन में आयरन, आयरन Fe+2 जिसको बोला जाता है फेरस आयन। एक तो आता है Fe+3, वो तो बोला जाता है फेरिक आयन। Fe+2 बोला जाता है फेरस आयन, जो अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो हीमोग्लोबिन में आयरन Fe+2 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है, अवस्था में पाया जाता है। और ये जो इसी में आगे मैं जोड़ रहा हूं, जो 4 पोरफायरिन वलय से घिरा होता है, वलय से घिरा होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन कौन सी अवस्था में? Fe+2 फेरस में, और 4 पोरफायरिन वलय से घिरा होता है। ये प्रोटीन वलय बनती है इसके चारों, और ग्लोबिन जो अपन ने बताया था उसमें। तो हीमोग्लोबिन, हिम प्लस ग्लोबिन आरबीसी में उपस्थित श्वसन वर्णक है। इसका प्राकृतिक रंग कैसा होता है? बैंगनी। हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीनिजेशन कहलाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग चमकदार लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में आयरन Fe+2 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है, जो 4 पोरफायरिन वलय से घिरा होता है। ये इसकी स्ट्रक्चर की स्थिति आती है। अब हीमोग्लोबिन के जो पॉइंट बताए, हीमोग्लोबिन की मात्रा की अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा पहले लिखवा रहा हूं मैं, पुरुष में 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml, और 100 ml को अपन बोलते हैं डेसीलीटर, यानी 1 लीटर का 10वां भाग, तो 100 ml हो गया। यही मान अगर पूछा जाता है महिला में, तो तब ये मान आता है 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml। एक यही क्वेश्चन और थोड़ा अगर अपन जानना चाहें, नवजात शिशु में
नवजात शिशु में इसकी मात्रा होती है 18.5 ग्राम प्रति 100 ml, ये स्थिति रहती है। पुरुष में 14 से 16 है, महिला में 12 से 14 है, नवजात शिशु में 18.5। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मनुष्य के रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा, तब आप बताओगे 15 ग्राम प्रति 100 ml। समझ में आया? ये कंफ्यूज करने वाली चीजें होती हैं। मैंने जैसे अगर इस तरह से पूछा तो अलग अलग लिखा अपन ने, अगर सीधा ही पूछ लिया कि मनुष्य के रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा, तब आप क्या बताओगे? 15 ग्राम प्रति 100 ml। सीधा सीधा अगर लिखा हुआ जाता है मनुष्य में, तो ये कॉमन रूप से, औसत रूप से बताया जाता है इस प्रकार से। अलग अलग पूछे तो इस तरह से ध्यान रख लेना है। इसमें ध्यान रखना हमेशा आंसर एक आएगा तो अधिक वाला ही आंसर देना है अपने को, ये ध्यान रखना है। ये हीमोग्लोबिन की मात्रा। उसके बाद में देखो हीमोग्लोबिन का कार्य, ये है मुख्यतः O2 का परिवहन। ये हीमोग्लोबिन का काम है, मुख्यतः O2 का परिवहन। लेकिन हीमोग्लोबिन CO2 का परिवहन भी करता है, CO2 का परिवहन भी करता है। फिलहाल मैंने ये लिखा है मुख्यतः O2 का परिवहन। अभी मैं इसके एंड होते ही पूरा लिखवा दूंगा अलग अलग कैसे कितना % प्रभावित होता है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य मुख्यतः क्या है? O2 का परिवहन। एक यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाता है, हीमोग्लोबिन से सर्वाधिक बंधुता वाली गैस, हीमोग्लोबिन से सर्वाधिक बंधुता वाली गैस कि कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से तेजी से संयोग करती है, तब नाम आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। और बंधुता का क्रम इस प्रकार से रहता है, बंधुता का क्रम, गैसों की बंधुता का क्रम हीमोग्लोबिन पे इस प्रकार से रहता है। CO, नंबर 2 पे CO2, नंबर 3 पे ओजोन और फिर ऑक्सीजन। तो सर्वाधिक बंधुता कौन सी गैस से? कार्बन मोनोऑक्साइड से, फिर CO2 से, फिर ओजोन से, फिर ऑक्सीजन से। तो हीमोग्लोबिन इन सब गैसों से संयोग कर सकता है, सबसे ज्यादा संयोजकता कार्बन मोनोऑक्साइड से। यही पॉइंट एक पूछा जाता है, इसको इस तरह से भी ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन की बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड से O2 की तुलना में 250 गुना तेज होती है। 250 गुना तेज होती है। यही पूछ लिया जाता है कि O2 और CO2 के O2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का कंपैरिजन हीमोग्लोबिन से करके देखें कौन सी तेजी से जुड़ रही है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कितनी तेजी से, ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना तेजी से जुड़ रही है। ये स्थिति आती है। अब ये जो पॉइंट मैंने बताया है, एक तो मात्रा बताई है और एक बताया कि कार्य क्या कर रहा है, और हीमोग्लोबिन से गैसों की बंधुता का क्रम, ये मैंने नोट करवाया है। अब इसमें जो अपन बात करेंगे, अभी मैं बोल रहा था गैसों का परिवहन। हमारे रुधिर में गैसों का जो परिवहन है ना, उसके लिए मैं अलग अलग रूप से कितना होता है वो पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूं, क्योंकि ये अलग अलग पॉइंटों में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें देखो कुछ पॉइंट है जो अपन नोट करवा रहा हूं मैं, ध्यान देना उनको। मैं लिख रहा हूं रुधिर में गैसों का परिवहन, जो मेनली है O2 और CO2 का परिवहन। रुधिर में गैसों का परिवहन, पहले बता रहा हूं मैं O2 का परिवहन, O2 का परिवहन, ध्यान दो। इसमें पहला पॉइंट लिख रहा हूं 90% O2 का परिवहन होता है
हीमोग्लोबिन द्वारा। तो रुधिर में O2 का परिवहन मेनली हीमोग्लोबिन द्वारा होता है 97%, और 3% O2 का परिवहन 3% O2 का परिवहन होता है प्लाज्मा द्वारा घुलित रूप में, प्लाज्मा द्वारा घुलित। तो 90% O2 का परिवहन हो रहा है हीमोग्लोबिन द्वारा, 3% O2 का परिवहन हो रहा है प्लाज्मा द्वारा घुलित रूप में। 100 ml रुधिर यानी प्रति डेसीलीटर 100 ml रुधिर में 19.80 ml O2 का परिवहन सामान्य रूप से। अगर इस तरह से पूछेगा आयतन के अनुसार, तो 100 ml रुधिर में 19.80 ml O2 का परिवहन होता है। इसके अलावा इसको अगर सीधा ये पूछ ले कि जैसे अपन ने बताया था 100 ml के अंदर पाया जाता है 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा 19.80 में तुम किस भाई 100 ml में 15 ग्राम बताया ना, तो 19.80 में आप 15 का भाग दे दो, वो स्थिति आ जाती है। तो ये आता है लगभग 1.34 ml O2 का परिवहन। अब ये अलग अलग रूप में कैसे लिख के पूछ सकता है, देखो दोनों पॉइंट इस तरह से लिखे मैंने, 100 ml के हिसाब से ये बताया मैंने, फिर 1 ग्राम दे दिया, तो 100 ml में 15 ग्राम है ना हीमोग्लोबिन मनुष्य के रुधिर में, अपन ने औसत रूप से जो बताया 19.80 में 15 का भाग देते हैं, तो 1 ग्राम में कितना ml O2 हो गई, 1.34 ml हो गई, इस तरह से आ गया। ये तो मैंने बताया रुधिर में O2 गैस का परिवहन जो कि मेनली हीमोग्लोबिन की द्वारा हो रहा है, तो ये तीनों चारों पॉइंट नोट करोगे आप। इसके बाद में दूसरी गैस कौन सी बचती है भाई, अपने में जो है वो है CO2। तो O2 का परिवहन तो चलता है फेफड़ों से शारीरिक ऊतकों में, रुधिर द्वारा फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले जाया जाता है शारीरिक ऊतकों में, वहां से वापस सिराओं द्वारा, धमनियों द्वारा तो ये काम होता है, सिराओं द्वारा वापस लाया जाता है CO2 को रुधिर में। अब वो परिवहन कैसे हो रहा है उसको समझो, CO2 वाला जो परिवहन है, ध्यान दो, पहला 70% CO2 का परिवहन प्लाज्मा द्वारा घुलित रूप में, प्लाज्मा द्वारा घुलित रूप में 70% CO2 का परिवहन हो रहा है प्लाज्मा के द्वारा, वो भी किसके रूप में भाई, प्लाज्मा द्वारा, सॉरी 7%, 70% नहीं, सॉरी 7% CO2 का परिवहन प्लाज्मा द्वारा घुलित रूप में हो रहा है, और 70% CO2 का परिवहन प्लाज्मा द्वारा बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, आयन के रूप में। तो मेनली ये पॉइंट बन गया। अब यही क्वेश्चन ऐसे ही बन गया कि रुधिर में CO2 का परिवहन मेनली मुख्य रूप से किस रूप में होता है, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है, प्लाज्मा द्वारा ही बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है 70% CO2 का परिवहन। ये बाइकार्बोनेट आयन का बनना जो होता है वो आरबीसी के अंदर होता है। CO2 शारीरिक कोशिकाओं से, ऊतकों से रुधिर में जाकर आरबीसी में जाती है, वहां कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, वो हीमोग्लोबिन पर CO2 की क्रिया से हीमोग्लोबिनिक अम्ल बनता है, और वहां से फिर ये हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयन के रूप में मुक्त होते हैं, जो रुधिर में आकर क्लोराइड विस्थापन होता है, प्लाज्मा में ही बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं। तो इतना डिटेल में अपने को जाना नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो मेनली प्लाज्मा द्वारा CO2 का % परिवहन हुआ बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, और तीसरा 20 से 25% जो लिखा जाता है CO2 का परिवहन 20 से
25% CO2 का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। रूप में होता है। तो CO2 का परिवहन 70% मेनली हो रहा है प्लाज्मा द्वारा बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। 20 से 25% CO2 का परिवहन किसके द्वारा बताया मैंने, ये पॉइंट नोट करने वाला है, ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन केवल O2 का ही परिवहन नहीं करता, CO2 का परिवहन भी करता है। हीमोग्लोबिन अणु में एमिनो ग्रुप पर CO2 का संयोग होता है, कार्ब एमिनो बनता है। इस रूप में CO2 हीमोग्लोबिन के द्वारा भी प्रवाहित होती है इस प्रकार से, और 70% प्लाज्मा द्वारा गुलित रूप में। तो गुलित रूप में O2 तो जारी है 3%, प्लाज्मा द्वारा CO2 जारी है 7%। इस तरह से ये गैसों का परिवहन होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो अभी जो अपन ने डिस्कस किया रुधिर कणिकाएं, और फिर आरबीसी में अपन ने बात की हीमोग्लोबिन की। अगली इसके बाद में आगे जो पॉइंट पढ़ते हैं अपन, वो आ जाता है डब्ल्यूबीसी पे। डब्ल्यूबीसी के प्रकार, उसके बारे में बात करते हैं, जो अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में।